साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण रविवार को भारत समेत दुनिया के कई देशों में देखा गया। भारत में सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 पर शुरू हुआ और दोपहर 3:04 में असम में खत्म हुआ। राजस्थान में सबसे पहले गंगानगर जिले में रिंग ऑफ फायर नजर आया। आइए आज आपको हम बताते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में नई जानकारी और सूर्य ग्रहण के बारे में नए फैक्ट्स। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ व अनूपगढ़ के पत्रोड़ा गांव में पूरे 30 सेकंड तक रिंग ऑफ फायर का नज़ारा देखने को मिला। सूरतगढ़ में सुबह 10:14 पर शुरू हुए सूर्य ग्रहण के अद्भुत दृश्य दोपहर 1:39 तक दिखाई दिए। खगोल शास्त्रियों के अनुसार कंकणाकृति का सूर्य ग्रहण 11:52 पर दिखाई दिया। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश मिश्र ने बताया कि विश्व में लगातार 3 ग्रहण होना आश्चर्यजनक घटना नहीं है। करीब हर 2-3 साल में एक बार ऐसा हो जाता है। वर्ष 2018, 2016, 2013 और 2011 में ऐसा हुआ था, लेकिन अब 2027 और 2029 में ऐसी स्थिति बनेगी। उन्होंने बताया इस साल कुल 6 ग्रहण में 4 चंद्र ग्रहण अधूरे हैं, यानी उपछाया ग्रहण है। 14 दिसंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। आइए अब हम आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण के विभिन्न पहलुओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक पहलू की। विज्ञान के अनुसार सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब चंद्रमा घूमते घूमते सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य की चमकती रोशनी चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती। चंद्रमा के कारण सूर्य पूरी तरह या आंशिक रूप से ढकने लगता है और इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। 4000 साल पहले दिखा था पहला सूर्य ग्रहण। चाइनीज ग्रंथ शू जिंग के अनुसार पहला सूर्य ग्रहण आज से करीब 4000 साल पहले यानी 22 अक्टूबर 2134 ईसा पूर्व दिखाई दिया था। इस ग्रंथ के अनुसार आकाशीय ड्रैगन ने सूर्य को निगल लिया था। चाइनीज भाषा में ग्रहण शब्द को शी कहा जाता है, जिसका अर्थ है निगलना। चीन के ग्रामीण इलाकों में आज भी सूर्य ग्रहण के समय तेज आवाज में ड्रम बजाने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस तेज आवाज से सूर्य को निगलने वाला ड्रैगन डरकर भाग जाता है। प्राचीन काल में चीन में सूर्य और चंद्र ग्रहण को दिव्य संकेत माना जाता था। वेदों के अनुसार सूर्य ग्रहण महर्षि अत्रि ग्रहण का ज्ञान देने वाले पहले आचार्य माने गए हैं। ऋग्वेद में 5वें मंडल के 40वें सूक्त के मंत्रों में इस बात की जानकारी मिलती है कि जब असुर राहु पृथ्वी और सूर्य के बीच आ गया था तो पृथ्वी पर अंधकार छा गया था। तब महर्षि अत्रि ने मंत्रों की शक्ति से उस अंधकार को दूर किया था। ग्रहण के समय जो प्रथाएं हैं उनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। इसके साथ ही सामवेद के पंचविश ब्राह्मण में भी सूर्य ग्रहण का महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार सूर्य ग्रहण मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु और उनके द्वारा अमृत पाने की कथा से है। इसके अलावा स्कंद पुराण में भगवान शिव ने देवी पार्वती को समझाया कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के पहले अंश के 9वें अध्याय में समुद्र मंथन की कथा में इसका उल्लेख मिलता है।
महाभारत में सूर्य ग्रहण। महाभारत युद्ध की लड़ाई 18 दिन तक चली थी। इसके दौरान 3 ग्रहण होने से महाभारत का भीष्म युद्ध हुआ। महाभारत में अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मार देंगे, वरना खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरवों ने जयद्रथ को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बना लिया था, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण होने से सभी जगह अंधेरा हो गया। तभी जयद्रथ अर्जुन के सामने यह कहते हुए आ गया कि सूर्य अस्त हो गया है, अब अग्नि समाधि लो। इसी बीच ग्रहण खत्म हो गया और सूर्य चमकने लगा। तभी अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। रामायण के अनुसार सूर्य ग्रहण। मूल वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के 23वें सर्ग के शुरुआती 15 श्लोकों में सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी दी गई है। भगवान राम और खर के बीच हुए युद्ध में इस बारे में बताया गया है। राहु को सूर्य ग्रहण का कारण बताया गया है। सूर्य ग्रहण का ज्योतिषी महत्व। बृहत संहिता ग्रंथ में वराह मिहिर ने लिखा है कि सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बिंब में प्रविष्ट हो जाता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। वहीं चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र पृथ्वी की छाया में आ जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मिश्रा के अनुसार पूर्ण ग्रहण होने से प्राकृतिक आपदाएं और सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। ग्रहण से देश में रहने वाले लोगों को नुकसान होता है, बीमारियां बढ़ती है, देश की आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव आते हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। उसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। इस प्रक्रिया के दौरान कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच में आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी को रोक लेता है। इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना अमावस्या को ही होती है। अब हम आपको बताते हैं इस साल के सूर्य ग्रहण के बारे में। लोगों ने सूर्य ग्रहण का विशिष्ट नज़ारा टीवी पर तो कईयों ने एक्सरे प्लेट व बर्तन में पानी भरकर सूर्य ग्रहण का प्रतिबिंब देखा। कारण सीधा सूर्य ग्रहण देखने से उससे निकलने वाली किरणों का दुष्प्रभाव आंखों पर पड़ सकता था। कोरोना काल में रविवार को सूर्य ग्रहण के बाद लोगों ने स्नान किया तथा अन्न का दान किया। ग्रहण के दौरान जिले के सभी मंदिरों के कपाट बंद रहे, जो ग्रहण काल की समाप्ति के बाद खुले। इसके बाद विधिवत रूप से मंदिरों की सफाई कर पूजन कार्य किया गया। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद स्नान व दान का कार्य शुरू हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने ग्रहण का समय समाप्त होने के बाद गेहूं व चावल आदि का दान किया। इससे पहले घरों में लोगों ने साफ सफाई की। पंडित कालूराम गौड़ के मुताबिक सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद पवित्र नदियों में स्नान करने की मान्यता है। लोगों ने घरों में नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान किया। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद है। ऐसे में लोगों ने अपने घरों में स्थापित देवी देवताओं की प्रतिमा के समक्ष माथा टेककर सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। सूर्य ग्रहण के चलते लोगों ने दान पुण्य किया व गोवंश को हरा चारा व हरी सब्जी खिलाई। घर में जाप व हनुमान चालीसा का पाठ किया। शनिवार रात सूतक लगने से धार्मिक व आस्तिक महिला पुरुषों ने अन्न ग्रहण नहीं किया।
रविवार को सूर्य ग्रहण के पूर्ण होने के बाद मंदिरों के कपाट खुलने के बाद स्नान कर ठाकुर जी के दर्शन कर भोजन ग्रहण किया। लोगों ने धान, कपड़े, गुड़, शरबत सहित अन्य खाद्य वस्तुओं दान की। गौशालाओं व शहर में विचरण करने वाले गोवंश को हरा चारा, हरी सब्जी, गुड़ व दलिया खिलाया। विविधा संस्था सदस्यों ने सूर्य ग्रहण के समापन के बाद निराश्रित छोटे कमजोर गोवंश को हरा चारा व कटा हुआ खीरा खिलाया। दोपहर 12:08 पर देश में ग्रहण का पीक था। करीब 3 घंटे तक सूर्य पर चंद्रमा का साया चरम पर रहा। वलयाकार सूर्य ग्रहण सुबह 10:25 से शुरू हुआ। साल के सबसे बड़े दिन रविवार को भारत समेत विभिन्न देशों में इस साल का पहला सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। खास बात यह है कि देश भर में सबसे पहले सूर्य ग्रहण राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में दिखाई दिया। यहाँ विभिन्न गांवों और कस्बों में सूर्य ग्रहण संपूर्ण वलयाकार रिंग ऑफ फायर यानी आग के छल्ले के रूप में दिखाई दिया। अनूपगढ़ में सूर्य के छल्ले के रूप में बदलते ही पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट चले। इसी बीच मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर भी चलता रहा। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में भी लगातार भजन होते रहे। लंबे समय बाद यह मौका आया जब श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के ग्रामीण इस पूर्ण सूर्य ग्रहण के साक्षी बने। श्री गंगानगर शहर में सूर्य ग्रहण की शुरुआत सुबह 10:15 पर हुई। दोपहर 11:53 पर सूर्य ग्रहण अपनी अधिकतम अवस्था प्राप्त कर चुका था। दोपहर 1:39 पर ग्रहण का असर रहा। पीलीबंगा में ऐसे दिखाई दिए सूर्यदेव। सूरतगढ़, घड़साना, पतरोड़ा में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए दिल्ली, पुणे, हैदराबाद सहित कई शहरों के विद्यार्थी और विज्ञानी पहुंचे। शनिवार को ही उन्होंने वहां ऊंचाई वाली जगहों पर अपने कैमरे और अन्य यंत्र स्थापित कर लिए थे। वहीं जयपुर, अजमेर, धौलपुर में भी सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। धौलपुर के सैंपऊ में दिखा अलौकिक नजारा। साल का सबसे बड़ा दिन रविवार को साल के सबसे बड़े दिन 13 घंटे 38 मिनट का और रात सबसे छोटी थी। सूर्य क्रांति से सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाएगा। सूर्य की दक्षिणायन यात्रा शुरू हो जाने से 22 जून से दिन छोटे होते जाएंगे और रातें बड़ी होंगी। 23 सितंबर तक वह दिन होगा जब दिन और रात की अवधि बराबर होगी। भारत समेत कई देशों में रविवार को सूर्य ग्रहण देखा गया। सुबह 9:16 पर ग्रहण शुरू हुआ। भारत में यह सबसे पहले सुबह 10:01 पर मुंबई, पुणे में दिखाई दिया। दिल्ली, राजस्थान, जम्मू और गुजरात समेत देश के कई हिस्सों में ग्रहण देखा गया। पड़ोसी देशों में पाकिस्तान और नेपाल में भी ग्रहण देखा गया। अन्य देशों में ग्रहण पूरी तरह 3:04 पर खत्म हुआ। कई जगहों पर खंडग्रास अर्थात आंशिक सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई दिया। ये साल का पहला और आखिरी सूर्य ग्रहण था। इसके बाद अगला सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर 2022 को भारत में दिखाई देगा। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में चंद्रमा सूर्य को 98.6% तक ढक देगा, जिससे ये कंगन जैसी आकृति का दिखाई देगा। ज्योतिष ग्रंथों में इसे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहा गया है। कुरुक्षेत्र और सूरतगढ़ में वलयाकार ग्रहण के दौरान चंद्रमा ने सूर्य को करीब 98.6% तक ढक लिया था।
अब हम आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण के प्रकार के बारे में। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। चंद्रमा द्वारा सूर्य के बिंब के पूरे या कम भाग को ढक पाने के कारण सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, जिन्हें आंशिक सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का नज़ारा धरती पर कम ही देखने को मिलता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण यह तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, जिससे वह पृथ्वी को अपने छाया क्षेत्र में पूरी तरह से ले लेता है। इसके फलस्वरूप सूर्य का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी पर अंधकार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के ग्रहण को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसके बाद आंशिक सूर्य ग्रहण। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा धरती से दूर रहते हुए सूर्य व धरती के बीच में इस प्रकार आ जाता है जिससे सूर्य का कुछ भाग धरती से दिखाई नहीं देता, यानी चंद्रमा सूर्य के कुछ भाग को ढक पाता है। इसे ही आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर रहते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी से देखने पर सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित दिखाई देता है और बीच का भाग पूरी तरह से ढका हुआ। इस स्थिति में सूर्य कंगन या वलय के रूप में चमकता दिखाई देता है। कंगन आकार में बने सूर्य ग्रहण को ही वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ज्योतिषी और खगोल विज्ञान के अनुसार लगातार 3 ग्रहण होना आम बात है। जयपुर की वेधशाला के पूर्व अधीक्षक ओपी शर्मा का कहना है कि खगोल विज्ञान के अनुसार लगातार 3 ग्रहण होना आम बात है। ये सामान्य खगोलीय घटना ही है। खगोल गणना के अनुसार 18 साल में करीब 70 ग्रहण हो सकते हैं। इस तरह एक साल में दोनों तरह के 7 ग्रहण होना संभावित है, लेकिन 4 से ज़्यादा ग्रहण बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इस तरह लगातार 3 ग्रहण की स्थिति हर 10 साल में करीब 2 या 3 बार बन जाती है। सूर्य ग्रहण लगने के धार्मिक कारण। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, उस दौरान देवताओं और दानवों के बीच अमृत पान के लिए विवाद पैदा हुआ, तो इसको सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के रूप में सभी देवता और दानव उस पर मोहित हो उठे। तब भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों को अलग अलग बिठा दिया, लेकिन तभी एक असुर को भगवान विष्णु की इस चाल पर शक पैदा हुआ। वह असुर छल से देवताओं की लाइन में आकर बैठ गए और अमृत पान करने लगा, लेकिन देवताओं की पंक्ति में बैठे चंद्रमा और सूर्य ने इस दानव को ऐसा करते हुए देख लिया, जिस बात की जानकारी उन्होंने भगवान विष्णु को दी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से दानव का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन अमृत का पान कर लेने से उसकी मृत्यु नहीं हुई। उसके सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के कारण उस दानव की दशा ये हुई थी, इसलिए तभी से राहु और केतु इन्हें अपना दुश्मन मानने लगे। जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और अमावस्या के दिन सूर्य का ग्रास करने की कोशिश करते हैं और जब वह ऐसा कर पाने में सफल हो जाते हैं, तब इस घटना को ग्रहण कहा जाता है।
नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई जानकारी। आज की जानकारी का विषय है साहित्य अर्थात लिटरेचर। इंग्लिश के प्रसिद्ध कवि और आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, मीन्स साहित्य समाज का दर्पण है। आज के समय में यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट के युग में बच्चा हो या युवा, बुजुर्ग हो या महिला, सब साहित्य से दूर हट रहे हैं। आज के दौर में इंटरनेट मनोरंजन का तो भरपूर साधन बन गया है, परंतु मानवीय मूल्यों से दूर हो रहा है। इंटरनेट से देश विदेश की जानकारियां तो पल भर में मिल सकती हैं, परंतु अपने पास बैठे प्रियजन की व्यथा या जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यह सब संभव है तो केवल साहित्य यानी कि लिटरेचर से जुड़ाव के कारण ही। दोस्तों, साहित्य के उद्देश्य को लेकर शुरू से ही दो प्रकार की धारणाएं एवं मान्यताएं प्रचलित हैं, एक कलावादी एवं दूसरी उपयोगितावादी। कलावादी साहित्य या कला का उद्देश्य प्रमुखतः साहित्यकार या कलाकार द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस अर्थात अभिव्यक्त करना ही स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत कला साहित्य का उद्देश्य जीवन का उत्कर्ष और मार्गदर्शन करना और उपयोगितावादी जीवन दृष्टि को महत्व देने वाला होता है। यही वर्ग साहित्य को समाज का दर्पण एवं जीवन समाज को प्रतिबिंबित करने का सबसे उपयुक्त साधन मानता है। साहित्य समाज का दर्पण है। जैसे व्यक्ति दर्पण यानी कि मिरर में अपना चेहरा देखकर जान लेता है कि वह कैसा लग रहा है, वह कैसा दिख रहा है, अस्वस्थ हो रहा है या स्वस्थ, दुबला हो रहा है या मोटा, सुंदर हो रहा है या कुरूप, चेहरे पर दाग वगैरह तो नहीं पड़ गए, धूल तो नहीं जम गई, आंखों की स्थिति कैसी है इत्यादि। ऐसा सब जानने के बाद व्यक्ति अपने चेहरे का ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की स्थिति को सुधार सकता है। ठीक उसी प्रकार का कार्य साहित्य रूपी दर्पण देख पढ़कर किया जा सकता है। किसी युग या समाज का जीवन प्रगति और विकास कर रहा है या फिर माइनस में जा रहा है, यह सब साहित्य के अध्ययन से ही ज्ञात हो जाता है। जिस प्रकार जीवन में बदलाव होता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में भी दिन प्रतिदिन बदलाव होता है। समय की परिस्थितियों के चलते साहित्य लेखन व सृजन में बदलाव हो जाता है। जैसा कि इन दिनों लॉकडाउन के दौरान साहित्य का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो अर्थव्यवस्था पर लिखा जाने वाला साहित्य भी निश्चित रूप से बदलेगा। जीवन शैली बदल रही है, तो निश्चित रूप से नाटकों व फिल्मों में लिखा जाने वाला साहित्य ही बदल जाएगा। और तो और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का स्वरूप भी बदलने वाला है। साहित्य के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर होने वाली पढ़ाई अब ऑनलाइन पढ़ाई के रूप में विकसित हो गई है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाले पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारियां चल रही हैं और इस पर लेखन का कार्य शुरू भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में भविष्य के साहित्य में निश्चित रूप से बदलाव आएगा ही आएगा। कई लोग कहते हैं कि इंटरनेट में मनोरंजन है, वहां समय का पता ही नहीं चलता। इंटरनेट पर डांस व गाने देखकर मन बहलाया जा सकता है, जबकि साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि ऐसा कहने वालों की धारणा बिल्कुल गलत है। साहित्य कला से हमारा मनोरंजन भी होता है। राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे साहित्य के पठन पाठन से ही मनोरंजन हुआ करता था। जीवन में पुस्तकों का भी अपना एक बहुत विशेष महत्व है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं, वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। इंसान दुनिया में आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका कार्य, विचार, ज्ञान, संस्कृति पुस्तकों में हमेशा के लिए रहती है। यही कारण है कि पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि कंप्यूटर के युग में जहां हर कार्य इंटरनेट से सुलभ है, गूगल की मदद से आज कोई भी पुस्तक इंटरनेट पर
पढ़ी जा सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में पुस्तकों का क्रेज आज भी बरकरार है। यह बात जरूर है कि नई पीढ़ी इससे थोड़ी दूरी बना रही है। साहित्यकारों को साहित्य सृजन के साथ नई पीढ़ी को भी जोड़े रखना होगा। जो पुस्तकों को समझ ले उसका जीवन संवर जाता है। इसलिए आधुनिक तकनीक के साथ हर वर्ग को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमारे इंग्लिश के एक प्रसिद्ध कवि सिसेरो ने कहा, "A room without books is like a body without a soul." मीन्स बिना पुस्तकों वाला कमरा आत्मा के बिना शरीर के समान होता है। पुस्तक बनाम ई पुस्तक पर चर्चा कोई नई बात नहीं है। आए दिन तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। इनमें ई बुक्स के बढ़ते घटते विक्रय और प्रकाशन संसार में इससे हो रही उथल पुथल के बारे में बहस होती है। आंकड़े जो भी कहें, मुद्रित पुस्तकों का अस्तित्व और आकर्षण बड़ा है और आने वाले दिनों में बना ही रहेगा। पुस्तकों का अपना एक अलग महत्व होता है। चाहे कितना भी इंटरनेट की बात कर ली जाए, पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं होगा। साहित्य ही वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है। समाज की सुषुप्त विवेक शक्ति को जागृत करना साहित्य का बुनियादी लक्ष्य है। अपने समय के सच को उजागर करने के साथ ही गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है तथा जनमानस को आलोक स्तंभ के समान दिशा और प्रकाश देता है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि श्रेष्ठ साहित्य वही होता है जो अपने भीतर व बाहर सार्वभौमिक मूल्यों, संदेशों एवं उद्देश्यों को समाये रखता है। उदाहरण के तौर पर कबीरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रेणु, प्रेमचंद्र, शेक्सपियर, होमर मिल्टन आदि नाम मानव एवं समाज की चेतना में रस बस चुके हैं। ये साहित्यकार मनुष्य की नियतिगत विविधताओं के सामने विकल्पों, प्रारूपों तथा संभावनाओं का मानचित्र खड़ा करके प्रतिरोधक बल की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। निसंदेह साहित्यकार साहित्य का सृजन जीवन की ठोस सामग्री से करता है और जीवन को प्रेरित करने के लिए उस सामग्री को सुव्यवस्थित बनाता है। पुस्तकों की रचना कालजयी हो न हो, खुद पुस्तकें सदैव कालजयी होती हैं। सैकड़ों वर्षों बाद भी अगर इसकी प्रति हाथ आए तो इसे सरलता से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर भाषा का लोप न हुआ हो तो। वहीं ई बुक के साथ अपनी अलग तकनीकी समस्या है। यह मूल रूप से डिजिटल फॉर्मेट है जिसका चलन खुद उस वक्त की तकनीकी पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर आप संगीत, सिनेमा या डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट ले लें और 20 वर्ष में आए बदलाव और ट्रेंड का आकलन करें तो आप पाएंगे कि यह चिरकाल तक नहीं बने रहे। यही हाल ई बुक के फॉर्मेट के साथ भी है। इस बात से हमें कौन आश्वस्त करेगा कि अमुक फॉर्मेट कई साल बाद भी बना रहेगा, और अगर आपका पुराना ई बुक नए से संयोग न रख पाया तो तकनीकी दंश अलग। बड़े शहरों में हर तरह की पुस्तकें कहीं न कहीं मिल जाती हैं, लेकिन शिमला जैसे क्षेत्र में यह संभव नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा ऐसे क्षेत्रों में युवाओं और साहित्यकारों को समृद्ध साहित्य की जानकारी और विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रति ललक जगाने के उद्देश्य से पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा न्यास की ओर से मोबाइल वैन में छोटी छोटी जगहों पर पुस्तकें पहुंचाकर पुस्तक प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आज के समय में इंटरनेट हमारे तकनीकी जीवन का आधार है। पाठ, चित्र के अलावा ऑडियो विजुअल सामग्री में असीमित मात्रा में आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की जानकारी या ज्ञान की आवश्यकता होने पर हम तुरंत इंटरनेट खोलते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट हमारे जीवन में ज्ञान, विज्ञान, प्रचार प्रसार और सूचनाओं के त्वरित विस्तारण का माध्यम बन चुका है।
इसलिए आज किसी भी देश या समाज की तकनीकी प्रगति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह इंटरनेट से कितना जुड़ा हुआ है या इंटरनेट का वहां कितना विस्तार है। यह बात भाषा के संदर्भ में भी उतनी ही सत्य है। आज किसी भी भाषा के प्रयोग और विस्तार को बढ़ाने के लिए उस भाषा में इंटरनेट पर सामग्री उपलब्ध होना अति आवश्यक है। हिंदी भारत की राजभाषा है। पिछले कुछ दशकों में हिंदी को तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्थागत और व्यक्तिगत प्रयास किए गए। भारत में कंप्यूटर क्रांति के बाद इंटरनेट क्रांति आज के समय की मांग है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया के रूप में तकनीकी साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें इंटरनेट सर्वोपरि है। इंटरनेट का वास्तविक अर्थों में भारत में विस्तार तभी हो सकेगा जब इंटरनेट पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक सामग्री उपलब्ध हो सकेंगी। आज की जानकारी का विषय है साहित्य अर्थात लिटरेचर। इंग्लिश के प्रसिद्ध कवि और आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, मीन्स साहित्य समाज का दर्पण है। आज के समय में यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट के युग में बच्चा हो या युवा, बुजुर्ग हो या महिला, सब साहित्य से दूर हट रहे हैं। आज के दौर में इंटरनेट मनोरंजन का तो भरपूर साधन बन गया है, परंतु मानवीय मूल्यों से दूर हो रहा है। इंटरनेट से देश विदेश की जानकारियां तो पल भर में मिल सकती हैं, परंतु अपने पास बैठे प्रियजन की व्यथा या जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यह सब संभव है तो केवल साहित्य यानी कि लिटरेचर से जुड़ाव के कारण ही। दोस्तों, साहित्य के उद्देश्य को लेकर शुरू से ही दो प्रकार की धारणाएं एवं मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कलावादी एवं दूसरी उपयोगितावादी। कलावादी साहित्य या कला का उद्देश्य प्रमुखतः साहित्यकार या कलाकार द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस अर्थात अभिव्यक्त करना ही स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत कला साहित्य का उद्देश्य जीवन का उत्कर्ष और मार्गदर्शन करना और उपयोगितावादी जीवन दृष्टि को महत्व देने वाला होता है। यही वर्ग साहित्य को समाज का दर्पण एवं जीवन समाज को प्रतिबिंबित करने का सबसे उपयुक्त साधन मानता है। साहित्य समाज का दर्पण है। जैसे व्यक्ति दर्पण यानी कि मिरर में अपना चेहरा देखकर जान लेता है कि वह कैसा लग रहा है, वह कैसा दिख रहा है, अस्वस्थ हो रहा है या स्वस्थ, दुबला हो रहा है या मोटा, सुंदर हो रहा है या कुरूप, चेहरे पर दाग वगैरह तो नहीं पड़ गए, धूल तो नहीं जम गई, आंखों की स्थिति कैसी है इत्यादि। ऐसा सब जानने के बाद व्यक्ति अपने चेहरे का ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की स्थिति को सुधार सकता है। ठीक उसी प्रकार का कार्य साहित्य रूपी दर्पण देख पढ़कर किया जा सकता है। किसी युग या समाज का जीवन प्रगति और विकास कर रहा है या फिर माइनस में जा रहा है, यह सब साहित्य के अध्ययन से ही ज्ञात हो जाता है। जिस प्रकार जीवन में बदलाव होता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में भी दिन प्रतिदिन बदलाव होता है। समय की परिस्थितियों के चलते साहित्य लेखन व सृजन में बदलाव हो जाता है। जैसा कि इन दिनों लॉकडाउन के दौरान साहित्य का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो अर्थव्यवस्था पर लिखा जाने वाला साहित्य भी निश्चित रूप से बदलेगा। जीवन शैली बदल रही है तो निश्चित रूप से नाटकों व फिल्मों में लिखा जाने वाला साहित्य ही बदल जाएगा। और तो और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का स्वरूप भी बदलने वाला है। साहित्य के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर होने वाली पढ़ाई अब ऑनलाइन पढ़ाई के रूप में विकसित हो गई है।
स्कूल कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारियां चल रही हैं और इस पर लेखन का कार्य शुरू भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में भविष्य के साहित्य में निश्चित रूप से बदलाव आएगा ही आएगा। कई लोग कहते हैं कि इंटरनेट में मनोरंजन है, वहां समय का पता ही नहीं चलता। इंटरनेट पर डांस में गाने देखकर मन बहलाया जा सकता है, जबकि साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि ऐसा कहने वालों की धारणा बिल्कुल गलत है। साहित्य कला से हमारा मनोरंजन भी होता है। राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे साहित्य के पठन पाठन से ही मनोरंजन हुआ करता था। जीवन में पुस्तकों का भी अपना एक बहुत विशेष महत्व है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं, वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। इंसान दुनिया में आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका कार्य, विचार, ज्ञान, संस्कृति पुस्तकों में हमेशा के लिए रहती है। यही कारण है कि पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि कंप्यूटर के युग में जहां हर कार्य इंटरनेट से सुलभ है, गूगल की मदद से आज कोई भी पुस्तक इंटरनेट पर पढ़ी जा सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में पुस्तकों का क्रेज आज भी बरकरार है। यह बात जरूर है कि नई पीढ़ी इससे थोड़ी दूरी बना रही है। साहित्यकारों को साहित्य सृजन के साथ नई पीढ़ी को भी जोड़े रखना होगा। जो पुस्तकों को समझ ले उसका जीवन संवर जाता है। इसलिए आधुनिक तकनीक के साथ हर वर्ग को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमारे इंग्लिश के एक प्रसिद्ध कवि सिसेरो ने कहा, "A room without books is like a body without a soul." मीन्स बिना पुस्तकों वाला कमरा आत्मा के बिना शरीर के समान होता है। पुस्तक बनाम ई पुस्तक पर चर्चा कोई नई बात नहीं है। आए दिन तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। इनमें ई बुक्स के बढ़ते घटते विक्रय और प्रकाशन संसार में इससे हो रही उथल पुथल के बारे में बहस होती है। आंकड़े जो भी कहें, मुद्रित पुस्तकों का अस्तित्व और आकर्षण बड़ा है और आने वाले दिनों में बना ही रहेगा। पुस्तकों का अपना एक अलग महत्व होता है। चाहे कितना भी इंटरनेट की बात कर ली जाए, पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं होगा। साहित्य ही वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है। समाज की सुषुप्त विवेक शक्ति को जागृत करना साहित्य का बुनियादी लक्ष्य है। अपने समय के सच को उजागर करने के साथ ही गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है तथा जनमानस को आलोक स्तंभ के समान दिशा और प्रकाश देता है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि श्रेष्ठ साहित्य वही होता है जो अपने भीतर व बाहर सार्वभौमिक मूल्यों, संदेशों एवं उद्देश्यों को समाये रखता है। उदाहरण के तौर पर कबीरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रेणु, प्रेमचंद्र, शेक्सपियर, होमर मिल्टन आदि नाम मानव एवं समाज की चेतना में रस बस चुके हैं। ये साहित्यकार मनुष्य की नियतिगत विविधताओं के सामने विकल्पों, प्रारूपों तथा संभावनाओं का मानचित्र खड़ा करके प्रतिरोधक बल की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। निसंदेह साहित्यकार साहित्य का सृजन जीवन की ठोस सामग्री से करता है और जीवन को प्रेरित करने के लिए उस सामग्री को सुव्यवस्थित बनाता है। पुस्तकों की रचना कालजयी हो न हो, खुद पुस्तकें सदैव कालजयी होती हैं। सैकड़ों वर्षों बाद भी अगर इसकी प्रति हाथ आए तो इसे सरलता से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर भाषा का लोप न हुआ हो तो। वहीं ई बुक के साथ अपनी अलग तकनीकी समस्या है। यह मूल रूप से डिजिटल फॉर्मेट है जिसका चलन खुद उस वक्त की तकनीकी पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर आप संगीत, सिनेमा या डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट ले लें और 20 वर्ष में आए बदलाव और ट्रेंड का आकलन करें तो आप पाएंगे कि यह चिरकाल तक नहीं बने रहे। यही हाल ई बुक के फॉर्मेट के साथ भी है।
इस बात से हमें कौन आश्वस्त करेगा कि अमुक फॉर्मेट कई साल बाद भी बना रहेगा, और अगर आपका पुराना ई बुक नए से संयोग न रख पाया तो तकनीकी दंश अलग। बड़े शहरों में हर तरह की पुस्तकें कहीं न कहीं मिल जाती हैं, लेकिन शिमला जैसे क्षेत्र में यह संभव नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा ऐसे क्षेत्रों में युवाओं और साहित्यकारों को समृद्ध साहित्य की जानकारी और विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रति ललक जगाने के उद्देश्य से पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा न्यास की ओर से मोबाइल वैन में छोटी छोटी जगहों पर पुस्तकें पहुंचाकर पुस्तक प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आज के समय में इंटरनेट हमारे तकनीकी जीवन का आधार है। पाठ चित्र के अलावा ऑडियो विजुअल सामग्री में असीमित मात्रा में आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की जानकारी या ज्ञान की आवश्यकता होने पर हम तुरंत इंटरनेट खोलते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट हमारे जीवन में ज्ञान विज्ञान प्रचार प्रसार और सूचनाओं के त्वरित विस्तारण का माध्यम बन चुका है। इसलिए आज किसी भी देश या समाज की तकनीकी प्रगति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह इंटरनेट से कितना जुड़ा हुआ है या इंटरनेट का वहां कितना विस्तार है। यह बात भाषा के संदर्भ में भी उतनी ही सत्य है। आज किसी भी भाषा के प्रयोग और विस्तार को बढ़ाने के लिए उस भाषा में इंटरनेट पर सामग्री उपलब्ध होना अति आवश्यक है। हिंदी भारत की राजभाषा है। पिछले कुछ दशकों में हिंदी को तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्थागत और व्यक्तिगत प्रयास किए गए। भारत में कंप्यूटर क्रांति के बाद इंटरनेट क्रांति आज के समय की मांग है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया के रूप में तकनीकी साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें इंटरनेट सर्वोपरि है। इंटरनेट का वास्तविक अर्थों में भारत में विस्तार तभी हो सकेगा जब इंटरनेट पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक सामग्री उपलब्ध हो सकेंगी। आज की जानकारी का विषय है साहित्य अर्थात लिटरेचर। इंग्लिश के प्रसिद्ध कवि और आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, मीन्स साहित्य समाज का दर्पण है। आज के समय में यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट के युग में बच्चा हो या युवा, बुजुर्ग हो या महिला, सब साहित्य से दूर हट रहे हैं। आज के दौर में इंटरनेट मनोरंजन का तो भरपूर साधन बन गया है, परंतु मानवीय मूल्यों से दूर हो रहा है। इंटरनेट से देश विदेश की जानकारियां तो पल भर में मिल सकती हैं, परंतु अपने पास बैठे प्रियजन की व्यथा या जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यह सब संभव है तो केवल साहित्य यानी कि लिटरेचर से जुड़ाव के कारण ही। दोस्तों, साहित्य के उद्देश्य को लेकर शुरू से ही दो प्रकार की धारणाएं एवं मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कलावादी एवं दूसरी उपयोगितावादी। कलावादी साहित्य या कला का उद्देश्य प्रमुखतः साहित्यकार या कलाकार द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस अर्थात अभिव्यक्त करना ही स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत कला साहित्य का उद्देश्य जीवन का उत्कर्ष और मार्गदर्शन करना और उपयोगितावादी जीवन दृष्टि को महत्व देने वाला होता है। यही वर्ग साहित्य को समाज का दर्पण एवं जीवन समाज को प्रतिबिंबित करने का सबसे उपयुक्त साधन मानता है। साहित्य समाज का दर्पण है। जैसे व्यक्ति दर्पण यानी कि मिरर में अपना चेहरा देखकर जान लेता है कि वह कैसा लग रहा है, वह कैसा दिख रहा है, अस्वस्थ हो रहा है या स्वस्थ, दुबला हो रहा है या मोटा, सुंदर हो रहा है या कुरूप, चेहरे पर दाग वगैरह तो नहीं पड़ गए, धूल तो नहीं जम गई, आंखों की स्थिति कैसी है इत्यादि। ऐसा सब जानने के बाद व्यक्ति अपने चेहरे का ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की स्थिति को सुधार सकता है। ठीक उसी प्रकार का कार्य
साहित्य रूपी दर्पण देख पढ़कर किया जा सकता है। किसी युग या समाज का जीवन प्रगति और विकास कर रहा है या फिर माइनस में जा रहा है, यह सब साहित्य के अध्ययन से ही ज्ञात हो जाता है। जिस प्रकार जीवन में बदलाव होता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में भी दिन प्रतिदिन बदलाव होता है। समय की परिस्थितियों के चलते साहित्य लेखन व सृजन में बदलाव हो जाता है। जैसा कि इन दिनों लॉकडाउन के दौरान साहित्य का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो अर्थव्यवस्था पर लिखा जाने वाला साहित्य भी निश्चित रूप से बदलेगा। जीवन शैली बदल रही है, तो निश्चित रूप से नाटकों व फिल्मों में लिखा जाने वाला साहित्य ही बदल जाएगा। और तो और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का स्वरूप भी बदलने वाला है। साहित्य के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर होने वाली पढ़ाई अब ऑनलाइन पढ़ाई के रूप में विकसित हो गई है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाले पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारियां चल रही हैं और इस पर लेखन का कार्य शुरू भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में भविष्य के साहित्य में निश्चित रूप से बदलाव आएगा ही आएगा। कई लोग कहते हैं कि इंटरनेट में मनोरंजन है, वहां समय का पता ही नहीं चलता। इंटरनेट पर डांस में गाने देखकर मन बहलाया जा सकता है, जबकि साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि ऐसा कहने वालों की धारणा बिल्कुल गलत है। साहित्य कला से हमारा मनोरंजन भी होता है। राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे साहित्य के पठन पाठन से ही मनोरंजन हुआ करता था। जीवन में पुस्तकों का भी अपना एक बहुत विशेष महत्व है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं, वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। इंसान दुनिया में आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका कार्य, विचार, ज्ञान, संस्कृति पुस्तकों में हमेशा के लिए रहती है। यही कारण है कि पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि कंप्यूटर के युग में जहां हर कार्य इंटरनेट से सुलभ है, गूगल की मदद से आज कोई भी पुस्तक इंटरनेट पर पढ़ी जा सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में पुस्तकों का क्रेज आज भी बरकरार है। यह बात जरूर है कि नई पीढ़ी इससे थोड़ी दूरी बना रही है। साहित्यकारों को साहित्य सृजन के साथ नई पीढ़ी को भी जोड़े रखना होगा। जो पुस्तकों को समझ ले, उसका जीवन संवर जाता है। इसलिए आधुनिक तकनीक के साथ हर वर्ग को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमारे इंग्लिश के एक प्रसिद्ध कवि सिसेरो ने कहा, "A room without books is like a body without a soul." मीन्स बिना पुस्तकों वाला कमरा आत्मा के बिना शरीर के समान होता है। पुस्तक बनाम ई पुस्तक पर चर्चा कोई नई बात नहीं है। आए दिन तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। इनमें ई बुक्स के बढ़ते घटते विक्रय और प्रकाशन संसार में इससे हो रही उथल पुथल के बारे में बहस होती है। आंकड़े जो भी कहें, मुद्रित पुस्तकों का अस्तित्व और आकर्षण बड़ा है और आने वाले दिनों में बना ही रहेगा। पुस्तकों का अपना एक अलग महत्व होता है। चाहे कितना भी इंटरनेट की बात कर ली जाए, पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं होगा। साहित्य ही वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है। समाज की सुषुप्त विवेक शक्ति को जागृत करना साहित्य का बुनियादी लक्ष्य है। अपने समय के सच को उजागर करने के साथ ही गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है तथा जनमानस को आलोक स्तंभ के समान दिशा और प्रकाश देता है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि श्रेष्ठ साहित्य वही होता है जो अपने भीतर व बाहर सार्वभौमिक मूल्यों, संदेशों एवं उद्देश्यों को समाये रखता है। उदाहरण के तौर पर कबीरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रेणु, प्रेमचंद्र, शेक्सपियर, होमर मिल्टन आदि नाम मानव एवं समाज की चेतना में रस बस चुके हैं। ये साहित्यकार मनुष्य की नियतिगत विविधताओं के सामने विकल्पों, प्रारूपों तथा संभावनाओं का मानचित्र खड़ा करके प्रतिरोधक बल की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। निसंदेह साहित्यकार साहित्य
साहित्य का सृजन जीवन की ठोस सामग्री से करता है और जीवन को प्रेरित करने के लिए उस सामग्री को सुव्यवस्थित बनाता है। पुस्तकों की रचना कालजयी हो न हो, खुद पुस्तकें सदैव कालजयी होती हैं। सैकड़ों वर्षों बाद भी अगर इसकी प्रति हाथ आए तो इसे सरलता से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर भाषा का लोप न हुआ हो तो। वहीं ई बुक के साथ अपनी अलग तकनीकी समस्या है। यह मूल रूप से डिजिटल फॉर्मेट है जिसका चलन खुद उस वक्त की तकनीकी पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर आप संगीत, सिनेमा या डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट ले लें और 20 वर्ष में आए बदलाव और ट्रेंड का आकलन करें तो आप पाएंगे कि यह चिरकाल तक नहीं बने रहे। यही हाल ई बुक के फॉर्मेट के साथ भी है। इस बात से हमें कौन आश्वस्त करेगा कि अमुक फॉर्मेट कई साल बाद भी बना रहेगा, और अगर आपका पुराना ई बुक नए से संयोग न रख पाया तो तकनीकी दंश अलग। बड़े शहरों में हर तरह की पुस्तकें कहीं न कहीं मिल जाती हैं, लेकिन शिमला जैसे क्षेत्र में यह संभव नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा ऐसे क्षेत्रों में युवाओं और साहित्यकारों को समृद्ध साहित्य की जानकारी और विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रति ललक जगाने के उद्देश्य से पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा न्यास की ओर से मोबाइल वैन में छोटी छोटी जगहों पर पुस्तकें पहुंचाकर पुस्तक प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आज के समय में इंटरनेट हमारे तकनीकी जीवन का आधार है। पाठ, चित्र के अलावा ऑडियो विजुअल सामग्री में असीमित मात्रा में आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की जानकारी या ज्ञान की आवश्यकता होने पर हम तुरंत इंटरनेट खोलते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट हमारे जीवन में ज्ञान, विज्ञान, प्रचार प्रसार और सूचनाओं के त्वरित विस्तारण का माध्यम बन चुका है। इसलिए आज किसी भी देश या समाज की तकनीकी प्रगति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह इंटरनेट से कितना जुड़ा हुआ है या इंटरनेट का वहां कितना विस्तार है। यह बात भाषा के संदर्भ में भी उतनी ही सत्य है। आज किसी भी भाषा के प्रयोग और विस्तार को बढ़ाने के लिए उस भाषा में इंटरनेट पर सामग्री उपलब्ध होना अति आवश्यक है। हिंदी भारत की राजभाषा है। पिछले कुछ दशकों में हिंदी को तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्थागत और व्यक्तिगत प्रयास किए गए। भारत में कंप्यूटर क्रांति के बाद इंटरनेट क्रांति आज के समय की मांग है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया के रूप में तकनीकी साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें इंटरनेट सर्वोपरि है। इंटरनेट का वास्तविक अर्थों में भारत में विस्तार तभी हो सकेगा जब इंटरनेट पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक सामग्री उपलब्ध हो सकेंगी। आज की जानकारी का विषय है साहित्य अर्थात लिटरेचर। इंग्लिश के प्रसिद्ध कवि और आलोचक मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, मीन्स साहित्य समाज का दर्पण है। आज के समय में यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि इंटरनेट के युग में बच्चा हो या युवा, बुजुर्ग हो या महिला, सब साहित्य से दूर हट रहे हैं। आज के दौर में इंटरनेट मनोरंजन का तो भरपूर साधन बन गया है, परंतु मानवीय मूल्यों से दूर हो रहा है। इंटरनेट से देश विदेश की जानकारियां तो पल भर में मिल सकती हैं, परंतु अपने पास बैठे प्रियजन की व्यथा या जानकारी प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यह सब संभव है तो केवल साहित्य यानी कि लिटरेचर से जुड़ाव के कारण ही। दोस्तों, साहित्य के उद्देश्य को लेकर शुरू से ही दो प्रकार की धारणाएं एवं मान्यताएं प्रचलित हैं। एक कलावादी एवं दूसरी उपयोगितावादी। कलावादी साहित्य या कला का उद्देश्य प्रमुखतः साहित्यकार या कलाकार द्वारा अपने आप को एक्सप्रेस अर्थात अभिव्यक्त करना ही स्वीकार करते हैं। इसके विपरीत
कला साहित्य का उद्देश्य जीवन का उत्कर्ष और मार्गदर्शन करना और उपयोगितावादी जीवन दृष्टि को महत्व देने वाला होता है। यही वर्ग साहित्य को समाज का दर्पण एवं जीवन समाज को प्रतिबिंबित करने का सबसे उपयुक्त साधन मानता है। साहित्य समाज का दर्पण है। जैसे व्यक्ति दर्पण यानी कि मिरर में अपना चेहरा देखकर जान लेता है कि वह कैसा लग रहा है, वह कैसा दिख रहा है, अस्वस्थ हो रहा है या स्वस्थ, दुबला हो रहा है या मोटा, सुंदर हो रहा है या कुरूप, चेहरे पर दाग वगैरह तो नहीं पड़ गए, धूल तो नहीं जम गई, आंखों की स्थिति कैसी है इत्यादि। ऐसा सब जानने के बाद व्यक्ति अपने चेहरे का ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की स्थिति को सुधार सकता है। ठीक उसी प्रकार का कार्य साहित्य रूपी दर्पण देख पढ़कर किया जा सकता है। किसी युग या समाज का जीवन प्रगति और विकास कर रहा है या फिर माइनस में जा रहा है, यह सब साहित्य के अध्ययन से ही ज्ञात हो जाता है। जिस प्रकार जीवन में बदलाव होता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में भी दिन प्रतिदिन बदलाव होता है। समय की परिस्थितियों के चलते साहित्य लेखन व सृजन में बदलाव हो जाता है। जैसा कि इन दिनों लॉकडाउन के दौरान साहित्य का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदल रहा है। हमारे देश की इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था बदल रही है, तो अर्थव्यवस्था पर लिखा जाने वाला साहित्य भी निश्चित रूप से बदलेगा। जीवन शैली बदल रही है, तो निश्चित रूप से नाटकों व फिल्मों में लिखा जाने वाला साहित्य ही बदल जाएगा। और तो और स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का स्वरूप भी बदलने वाला है। साहित्य के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पर होने वाली पढ़ाई अब ऑनलाइन पढ़ाई के रूप में विकसित हो गई है। स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाले पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारियां चल रही हैं और इस पर लेखन का कार्य शुरू भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में भविष्य के साहित्य में निश्चित रूप से बदलाव आएगा ही आएगा। कई लोग कहते हैं कि इंटरनेट में मनोरंजन है, वहां समय का पता ही नहीं चलता। इंटरनेट पर डांस में गाने देखकर मन बहलाया जा सकता है, जबकि साहित्य में ऐसा कुछ नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि ऐसा कहने वालों की धारणा बिल्कुल गलत है। साहित्य कला से हमारा मनोरंजन भी होता है। राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे साहित्य के पठन पाठन से ही मनोरंजन हुआ करता था। जीवन में पुस्तकों का भी अपना एक बहुत विशेष महत्व है। पुस्तकें ज्ञान का भंडार हैं, वे हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। इंसान दुनिया में आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका कार्य, विचार, ज्ञान, संस्कृति पुस्तकों में हमेशा के लिए रहती है। यही कारण है कि पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। हाँ, यह जरूर है कि कंप्यूटर के युग में जहां हर कार्य इंटरनेट से सुलभ है, गूगल की मदद से आज कोई भी पुस्तक इंटरनेट पर पढ़ी जा सकती है, लेकिन वास्तविक रूप में पुस्तकों का क्रेज आज भी बरकरार है। यह बात जरूर है कि नई पीढ़ी इससे थोड़ी दूरी बना रही है। साहित्यकारों को साहित्य सृजन के साथ नई पीढ़ी को भी जोड़े रखना होगा। जो पुस्तकों को समझ ले उसका जीवन समझ जाता है। इसलिए आधुनिक तकनीक के साथ हर वर्ग को पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हमारे इंग्लिश के एक प्रसिद्ध कवि सिसेरो ने कहा, "A room without books is like a body without a soul." मीन्स बिना पुस्तकों वाला कमरा आत्मा के बिना शरीर के समान होता है। पुस्तक बनाम ई पुस्तक पर चर्चा कोई नई बात नहीं है। आए दिन तरह तरह के अनुमान लगाए जाते हैं। इनमें ई बुक्स के बढ़ते घटते विक्रय और प्रकाशन संसार में इससे हो रही उथल पुथल के बारे में बहस होती है। आंकड़े जो भी कहें, मुद्रित पुस्तकों का अस्तित्व और आकर्षण बड़ा है और आने वाले दिनों में बना ही रहेगा। पुस्तकों का अपना एक अलग महत्व होता है। चाहे कितना भी इंटरनेट की बात कर ली जाए, पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं होगा। साहित्य ही वर्तमान को सामने रखकर भविष्य की रूपरेखा तय करता है। समाज की सुषुप्त विवेक शक्ति को जागृत करना साहित्य का बुनियादी लक्ष्य है।
अपने समय के सच को उजागर करने के साथ ही गुणात्मक साहित्य सदैव प्रासंगिक बना रहता है तथा जनमानस को आलोक स्तंभ के समान दिशा और प्रकाश देता है। कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि श्रेष्ठ साहित्य वही होता है जो अपने भीतर व बाहर सार्वभौमिक मूल्यों, संदेशों एवं उद्देश्यों को समाये रखता है। उदाहरण के तौर पर कबीरदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र, जयशंकर प्रसाद, रेणु, प्रेमचंद्र, शेक्सपियर, होमर मिल्टन आदि नाम मानव एवं समाज की चेतना में रस बस चुके हैं। ये साहित्यकार मनुष्य की नियतिगत विविधताओं के सामने विकल्पों, प्रारूपों तथा संभावनाओं का मानचित्र खड़ा करके प्रतिरोधक बल की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। निसंदेह साहित्यकार साहित्य का सृजन जीवन की ठोस सामग्री से करता है और जीवन को प्रेरित करने के लिए उस सामग्री को सुव्यवस्थित बनाता है। पुस्तकों की रचना कालजयी हो न हो, खुद पुस्तकें सदैव कालजयी होती हैं। सैकड़ों वर्षों बाद भी अगर इसकी प्रति हाथ आए तो इसे सरलता से पढ़ा जा सकता है, लेकिन अगर भाषा का लोप न हुआ हो तो। वहीं ई बुक के साथ अपनी अलग तकनीकी समस्या है। यह मूल रूप से डिजिटल फॉर्मेट है जिसका चलन खुद उस वक्त की तकनीकी पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर आप संगीत, सिनेमा या डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट ले लें और 20 वर्ष में आए बदलाव और ट्रेंड का आकलन करें तो आप पाएंगे कि यह चिरकाल तक नहीं बने रहे। यही हाल ई बुक के फॉर्मेट के साथ भी है। इस बात से हमें कौन आश्वस्त करेगा कि अमुक फॉर्मेट कई साल बाद भी बना रहेगा, और अगर आपका पुराना ई बुक नए से संयोग न रख पाया तो तकनीकी दंश अलग। बड़े शहरों में हर तरह की पुस्तकें कहीं न कहीं मिल जाती हैं, लेकिन शिमला जैसे क्षेत्र में यह संभव नहीं हो पा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा ऐसे क्षेत्रों में युवाओं और साहित्यकारों को समृद्ध साहित्य की जानकारी और विद्यार्थियों में पढ़ने की प्रति ललक जगाने के उद्देश्य से पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा न्यास की ओर से मोबाइल वैन में छोटी छोटी जगहों पर पुस्तकें पहुंचाकर पुस्तक प्रेमियों को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। आज के समय में इंटरनेट हमारे तकनीकी जीवन का आधार है। पाठ, चित्र के अलावा ऑडियो विजुअल सामग्री में असीमित मात्रा में आज इंटरनेट पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की जानकारी या ज्ञान की आवश्यकता होने पर हम तुरंत इंटरनेट खोलते हैं और उसे प्राप्त कर लेते हैं। इंटरनेट हमारे जीवन में ज्ञान, विज्ञान, प्रचार प्रसार और सूचनाओं के त्वरित विस्तारण का माध्यम बन चुका है। इसलिए आज किसी भी देश या समाज की तकनीकी प्रगति बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि वह इंटरनेट से कितना जुड़ा हुआ है या इंटरनेट का वहां कितना विस्तार है। यह बात भाषा के संदर्भ में भी उतनी ही सत्य है। आज किसी भी भाषा के प्रयोग और विस्तार को बढ़ाने के लिए उस भाषा में इंटरनेट पर सामग्री उपलब्ध होना अति आवश्यक है। हिंदी भारत की राजभाषा है। पिछले कुछ दशकों में हिंदी को तकनीकी के क्षेत्र में अग्रणी भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक प्रकार के संस्थागत और व्यक्तिगत प्रयास किए गए। भारत में कंप्यूटर क्रांति के बाद इंटरनेट क्रांति आज के समय की मांग है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिजिटल इंडिया के रूप में तकनीकी साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें इंटरनेट सर्वोपरि है। इंटरनेट का वास्तविक अर्थों में भारत में विस्तार तभी हो सकेगा जब इंटरनेट पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अधिकाधिक सामग्री उपलब्ध हो सकेंगी।